तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ 24 कैरेट के। और पहला क्वेश्चन आ रहा है कि आपको H+ और फॉर्मेट आयन इनकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, आयनिक कंडक्टिविटी दे रखी है एट इन्फिनिट डिल्यूशन। और आपको पता है इससे आप क्या कर सकते हो, आप लैम्डा नॉट निकाल सकते हो फॉर्मिक एसिड का। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सो कॉलिशस लॉ ये कहता है अगर आप किसी भी कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो एट इनफाइनाइट डिल्यूशन तो उसके आयंस की वैल्यू को ऐड कर लो। तो 347, 53, तो ये आ जाएगा 400। सेकेंड स्टेप है कि आप अल्फा निकाल लो। अल्फा क्या होता है, लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा सी होता है मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट एट ए गिवन कंसंट्रेशन। तो ये देखो आपको 40 दे रखी है, सुपर इजी डाटा जैसे मेरे पैकेजेस में होता है। एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कंसंट्रेशन इज 0.025। नीचे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि आंसर आप देख रहे हो राउंड ऑफ में ही दे रखा है। सही आंसर आ जाएगा इसका। आपको ग्राफ दे रखा है और आपसे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। जो स्ट्रेट लाइन होती है आपको पता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन होता है, और जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन होता है विद डाइल्यूशन। तो हमारा आंसर डी है। ए जो है वो KCl है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और बी जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। When a solution of sodium hydroxide is added to acetic acid, तो आपके पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जिसको आप ऐड कर रहे हो इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो आप देखो आपके पास एसिटिक एसिड है। नाउ एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड। इसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत ही कम होते हैं। अगर आप इसमें NaOH डालोगे तो क्या होगा, अगर आप इसमें NaOH डालोगे, ये अपर लेवल क्वेश्चन है, ये काबिल बच्चों के लिए। अगर आप इसमें NaOH डालोगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा। तो विचार करो, पहले आपके सॉल्यूशन में एसीटेट और H+ थे। आफ्टर द रिएक्शन आपके सॉल्यूशन में एसीटेट और Na+ आ जाएंगे, और इनकी संख्या ज्यादा होगी क्योंकि ये जो बन रहा है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था। लेकिन आपको पता है सोडियम के सॉल्ट स्ट्रांग होते हैं, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस्ड हो रहा है बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, जिसका मतलब नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इज गोइंग टू इंक्रीज। भाई एसिटिक एसिड जो आपके पास पहले सॉल्यूशन में था वो वीक एसिड था, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसकी अल्फा 5% होगी। सोडियम एसीटेट की 90% होगी। इसका मतलब पहले के मुकाबले सॉल्यूशन में आयंस बढ़ने वाले हैं, और अगर आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट है। अगले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिस्ट पूछी हुई है एक प्रकार से। तो आपको पता है कॉलिशस लॉ का जो फॉर्मूला है, कॉलिशस लॉ का जो फॉर्मूला है, कॉलिशस लॉ का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा सी। कॉलिशस लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी कंपाउंड की कंडक्टिविटी को निकालना चाहते हो तो आयंस की वैल्यू को ऐड कर लो। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कापा बाय सी। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी हो तो आपको पता है फॉर्मूला होता है लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट। और डिसोसिएशन कांस्टेंट तो आपको अच्छे से अब याद हो ही चुका है, C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा।
यूनिट पे सवाल आ रहा है। कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। सो ये मैच करेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा को कहते हैं। कापा होता है 1/r L/A। 1/r हो गया ओम इनवर्स, L/A हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कापा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो ये चीजें सीखनी है आपको। तो आर का फॉर्मूला होता है ρL/A। आपको रो की यूनिट निकालनी है RA/L। ओम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट आपको पता है L/A होता है। तो आप देख रहे हो मैं कोई रट्टा नहीं, कुछ नहीं, आई एम जस्ट ड्राइविंग, दिस इज द वे टू गो। देन वी हैव इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमने कभी आपको ये सिखाया नहीं है, ये एंटर्स का टॉपिक है, मैं बता देता हूँ। मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कापा/m। और इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है। ये हमने आपको नहीं कराया है, पर सुनने में तो हर्ज नहीं है। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कापा/n। नॉर्मेलिटी नीचे आ जाती है। इसका फॉर्मूला भी सेम होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, पर जहां मोल आता है वहां पे आ जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो साइमन को आप ओम इनवर्स भी कहते हो, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये मैच करेगा ई से। और जो मोलर कनेक्टिविटी है या मोलर कंडक्टेंस है, उसका फॉर्मूला होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो ये एफ से मैच कर जाएगा। सो मोलर कंडक्टेंस इज मोलर कनेक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। दिस इज G स्टार सेल कांस्टेंट। Specific conductance is rho. Specific resistance is rho. Specific conductance is kappa. Conductance is G। तो ये समझो, सिंबल भी दे दिए। अगला क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पे है। ये 12th फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगर आपने फिजिक्स में अब तक नहीं करा, थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज के डायग्राम को दिखाता है। सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो अननोन डिस्टेंस होती है वो R1 R4/R3 के फॉर्मूले से निकाली जाती है। सही है, 12th फिजिक्स में सीख लोगे। एनसीईआरटी में हालांकि लिखा हुआ है ये। पी यहाँ पे कनेक्टिविटी सेल दिखाता है, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। ये आपका कनेक्टिविटी सेल है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस निकालनी थी कनेक्टिविटी सेल की। सो आपका जो कनेक्टिविटी सेल है वो पी है। आपका जो कनेक्टिविटी सेल है वो आर है। जब हमारा जो सॉल्यूशन होता है, हम उसकी रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। सो कनेक्टिविटी सेल इज दिस, नॉट पी। तो दिस इज फॉल्स। ब्रिज इज बैलेंस व्हेन नो करंट पास थ्रू द डिटेक्टर। ये बात सच है, ये आप 12th फिजिक्स में सीखोगे। सो आपको नहीं भी आता आज तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका डायग्राम एनसीईआरटी में बना है, देर इज ए चांस कि बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आ जाए। तो फिजिक्स से जब एक बार पढ़ लोगे व्हीटस्टोन ब्रिज, तो एक बार दोबारा इसको देख लेना। अगला आ रहा है, आपको लैम्डा नॉट दिया हुआ है सोडियम एसीटेट का, निकालना है आपको। आपको लैम्डा नॉट निकालना है सोडियम एसीटेट का। और आपको लैम्डा नॉट गिवन है एसिटिक एसिड का। अब आपको देखना है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एसीटेट चाहिए था, वो आपको यहां से मिल गया। अब आपको सोडियम चाहिए, सोडियम की कनेक्टिविटी को ऐड कर दो। और क्या चाहिए आपको? आपको H+ नहीं चाहिए होगा, तो उसकी कनेक्टिविटी को माइनस कर दो।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो एसिटिक एसिड से आपको एसीटेट मिल जाएगा, पर H प्लस भी मिलेगा, जो आप H प्लस माइनस कर दोगे, और एक आपको सोडियम और चाहिए होगा तो उसकी कनेक्टिविटी को ऐड कर दोगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये ब्रेन बनाने के लिए। चलो देखो। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये डिबाय-हैकेल इक्वेशन से लिया गया है। डिबाय-हैकेल इक्वेशन कहती है मोलर कनेक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस ए रूट सी। ए जो है वो कांस्टेंट है, और मैंने कहा था इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन कितने हैं उस पर डिपेंड करती है, और चार्ज ऑफ केटाइन और एनाइन पे डिपेंड करती है। ऐसे कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ केटाइन एनाइन सेम होंगे, चार्ज ऑफ केटाइन एनाइन सेम होंगे, उनका ए सेम होता है। तो NaCl, MgCl2 और कैल्शियम सल्फेट, इसको कहते हैं 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब होता है कि दोनों केटाइन एनाइन का चार्ज 1 है। इसे कहते हैं 2:1 इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे चार्ज 2 है और यहाँ पे 1 है, ये चार्ज को इंडिकेट करता है। और इसे कहते हैं 2:2 इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इनमें दोनों में चार्ज 2 है और 2 है। इन सबकी एक ही वैल्यू अलग होगी, बिकॉज सभी में आप देख रहे हो केटाइन एनाइन का जो चार्ज है उसमें बड़ा वेरिएशन आ रहा है। बट फिलहाल मुद्दा ये था कि आप ये पढ़ना सीखो 1:1, 2:1, 2:2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये वर्ड एक्चुअली डिबाय ने यूज किया था अपने कांस्टेंट ए को डिफाइन करने के लिए कि ए किस चीज पे डिपेंड करता है। तो गहरी बात है बट अच्छी बात है, सीखो। नेक्स्ट वाला पूछा था फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी। तो आपको अब क्वेश्चन ध्यान से चेक करने पड़ेंगे कि कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन है या मोलर कनेक्टिविटी पे क्वेश्चन है। तो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कनेक्टिविटी ज्यादा होगी, पर विद डाइल्यूशन ये घटती है ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। सो अब ध्यान से देखो, इनमें ये दोनों पहले से रोल्ड आउट हो गए, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें नंबर ऑफ आयंस ही कम होते हैं। नंबर ऑफ आयन प्रीमियम फैक्टर है। अब ये दो चीजें पिक्चर में आती हैं। तो आप देख लो, जो आपका HCl है 0.01 मोलर वर्सेस जो आपका HCl है 0.1 मोलर। इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब ये डाइल्यूशन करके बना है। डाइल्यूशन करने पे कापा घटता है, इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। पानी डालने पे मोलैरिटी कम हो जाती है, और पानी डालने पे कापा भी कम हो जाता है। इसीलिए आप HCl के ऐसे सॉल्यूशन को चूज चूज करोगे जिसमें पानी कम है, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत डिसेप्टिव क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। A solution of two electrolyte A and B are diluted। जो B है उसकी मोलर कनेक्टिविटी 1.5 गुना बढ़ी पानी डालने पे, और A की 25 गुना बढ़ी। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट सच है? देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी मोलर कनेक्टिविटी में स्लो राइज आता है, क्योंकि सिर्फ स्पीड ऑफ आयंस बढ़ते हैं। तो आपने ग्राफ देखा था, ग्राफ ऐसे आता है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है, तो इसमें शार्प राइज आता है। इसकी मोलर कनेक्टिविटी में देर इज शार्प राइज। इसका मतलब
अगर बी की मोलर कनेक्टिविटी सिर्फ 1.5 गुना बढ़ रही है, इसका मतलब बी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ए की कनेक्टिविटी अगर 25 गुना बढ़ रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे होंगे। तो दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो ए आंसर है, बी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये इससे मैच करेगा। A conductivity cell dipped in 0.01 molar silver nitrate solution gives a resistance of this molar conductivity। आपको दे रखी है, सेल कांस्टेंट निकालना है। देखो, सेल कांस्टेंट का संबंध कापा से है। कापा का फॉर्मूला होता है 1/r/L/A। अब क्वेश्चन में आपको अगर L/A निकालना है तो आपको कापा इंटू आर करना पड़ेगा। आर की वैल्यू आपको पता है, लेकिन कापा आपको नहीं पता। तो पहले आपको कापा निकालना पड़ेगा। कापा निकालने का फॉर्मूला है, मोलर कनेक्टिविटी से निकाल सकते हैं। सेंटीमीटर का माहौल है, कापा इंटू 1000/m। सो मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू आपको दे रखी है, कापा आपको निकालना है, मोलैरिटी आपको पता है। यहां से कापा की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे। 1.8 आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी, electrolyte of different natures were taken into the two vessel. A contain weak electrolyte, वेरिएशन ऑन कंडक्टिविटी, कापा पे प्रभाव पड़ रहे हैं। बी कंटेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बताओ कि इन द बोथ कंटेनर ए एंड बी कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, तो कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। देखो, कापा के बारे में फिर से ये बातें लिख लो। ये कापा है, ये कंडक्टिविटी है। इसकी डेफिनेशन है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 cm³ सॉल्यूशन। ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, और डाइल्यूशन के साथ ये घटती है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों की ही कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, मतलब आप डाइल्यूशन कम कर रहे हो, तो ज्ञान डाइल्यूशन कम करने पे पापा बढ़ता है। सो डाइल्यूशन कम करने पे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो कापा दोनों का ही बढ़ेगा। इन बोथ द केसेस कापा विल इंक्रीज। सो कापा घटता है विद डाइल्यूशन, कापा बढ़ता है विद लेस डाइल्यूशन या विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। डिफिकल्ट चीजें हैं, आराम से सॉर्ट करने की जरूरत है। जैसे मैं लिखता हूँ वैसे साथ साथ लिखो। कनेक्टिविटी 0.20 मोलर केसीएल की आपको दे रखी है, मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सेंटीमीटर का माहौल है, तो कापा इंटू 1000/m। ये क्वेश्चन पीछे सीबीएसई के जो सैंपल पेपर थे उसमें आया था, और काफी छाया रहा क्वेश्चन ही। मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनिट डिल्यूशन इज गिवन टू यू। यूजिंग द ग्राफ फाइंड द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एसीटेट। ग्राफ से मैं क्या देख सकता हूँ, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो है। जब कंसंट्रेशन जीरो होती है तो लैम्डा नॉट की वैल्यू निकल कर आती है। ये पॉइंट
लैम्डा नॉट का पॉइंट है और ये ग्राफ HCl का है। ये पॉइंट लैम्डा नॉट की वैल्यू को दिखाता है और ये KCl के लिए है। इसका मतलब मैं ग्राफ से ये देख सकता हूँ कि लैम्डा नॉट HCl की वैल्यू 425 है। ग्राफ से मैं क्लियरली देख सकता हूँ ये 175 और 125 के बीच में टच कर रहा है, तो लैम्डा नॉट KCl जो है वो 150 है। लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड आपको दे रखा है। आपको लैम्डा नॉट पोटेशियम एसीटेट निकालना है, तो आपको पता है एसीटेट कहाँ से आएगा? एसिटिक एसिड से। यहां से पोटेशियम आ गया, माइनस HCl कर दिया। सो एसिटिक एसिड की जो वैल्यू है वो 390 है। KCl की वैल्यू 150 है और HCl की वैल्यू 425 है। सॉल्व करेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा 115। Which of the following is not correct about the solution of electrolyte? Conductivity of solution depend upon the size of ions. कंडक्टिविटी साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि स्मॉलर आयंस मूव स्लोली इन वाटर, shows less conductance, less conductivity, less conductance. Conductivity depend upon the viscosity of the solvent. Yes, अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो आयंस की स्पीड कम होती है, जिससे कंडक्टिविटी घटती है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन, गलत। अगर सॉल्वेशन बढ़ता है, अगर सॉल्वेंट के द्वारा घेराव बढ़ता है तो स्पीड स्लो हो जाती है। कंडक्टिविटी डिक्रीज विद टेम्परेचर, गलत। कंडक्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर, तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। आपको सॉल्वेशन का केस याद होगा, लिथियम आयन पानी में स्लो भागता है एज कंपेयर टू सीजियम आयन, क्योंकि उस पे सॉल्वेशन ज्यादा होता है, ज्यादा पानी के उसके मॉलिक्यूल घिरते हैं, और आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड ऑफ आयंस। तो क्वेश्चन में कह रखा था कौन सी बातें जो हैं वो गलत हैं। सो थर्ड एंड फोर्थ गलत है। 16 था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल शो हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी? तो देखो इन सब में जो कॉमन चीज है वो क्लोराइड है, तो छोड़ दो। तो आपको अब ये तय करना है कौन सा आयन पानी में तेज भागेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या सीजियम। तो ये पानी में भागने की स्पीड होती है, आपको ये बातें बड़ी जोर दे के समझाई भी गई हैं। स्मॉलर आयन मूव स्लोली इन वाटर ड्यू टू हैवी हाइड्रेशन। छोटे आयन को ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, इसलिए छोटे आयन पानी में स्लो भागते हैं। बड़े आयन को कम पानी के मॉलिक्यूल घेरते हैं तो वो ज्यादा तेज भागते हैं। लैम्डा नॉट अगर पानी निकालना हो तो NaOH, यहाँ से OH आ गया, HCl से H आ गया, माइनस NaCl, बिल्कुल सही है। कॉलिशस लॉ इज एप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली, चल झूठा। कॉलिशस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो। नेक्स्ट आ रहा है, फॉर मेजरिंग द कंडक्टेंस ऑफ ए आयनिक सॉल्यूशन एसी करंट इज पास। यस, आपको सिखाया था कि अगर आप DC करंट पास करोगे तो आपके जो आयंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि जब आप बिजली पास करते हो तो कैटायन जाता है एथोड पे,
कैथोड पे होती है रिडक्शन, रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन जाता है एनोड पे, एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर आपके आयन डिस्ट्रॉय हो गए तो आप किसकी कंडक्टेंस नापोगे? इसलिए कंडक्टेंस मेजर करते वक्त, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन मेजर करते वक्त, वी डू नॉट वांट आयंस टू गेट डिस्ट्रॉयड। लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज अगर डीसी करंट इज पास। यस, अगर आपने डीसी करंट पास किया, अगर आपने डीसी करंट पास किया तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस विल चेंज, बिकॉज आयंस विल अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर आयंस ही खत्म हो गए तो मैं किसकी कंडक्टेंस नापूंगा? असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, ए आंसर है। लैम्डा नॉट HCl की वैल्यू NaCl से ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था H प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दो ऐसे आयन्स हैं विच मूव फास्टेस्ट इन वाटर। मैंने मोगली का एग्जांपल दिया था। So, इनकी कंडक्टेंस इज वेरी हाई। अब यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, छोड़ दो, H प्लस और Na में मुकाबला करेंगे, H प्लस आयन ऑब्वियसली तेज भागेगा। रीजन भी यही है, मोबिलिटी ऑफ H प्लस आयन इज फास्टर देन Na प्लस। मोबिलिटी का मतलब स्पीड होता है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, ये आंसर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेंथ। ये बात सही है, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L। सो अगर L बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया, गलत, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी। असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी आंसर है। मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज शार्प इंक्रीज व्हेन डाइल्यूशन। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, इसीलिए आप देखते हो जैसे जैसे आप पानी डालोगे, रिवर्स ग्राफ पढ़ो, जैसे जैसे आप पानी डालोगे वैसे वैसे मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है विद डाइल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, जिससे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, जिससे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, जिससे मोलर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी चेंज विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही है। अगर हम कापा के बारे में बात करें तो कापा डिक्रीज विद डाइल्यूशन और मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ऐसे भी कह सकते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कापा बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे मोलर कनेक्टिविटी घटती है। लिखा हुआ है कंडक्टिविटी नेवर डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। होता क्या है, कापा बढ़ता है कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, तो कापा घटेगा कंसंट्रेशन घटाने पे। कापा बढ़ता है कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, कापा घटेगा। वो कह रहा है अगर मैं कंसंट्रेशन घटाऊंगा तो कापा कभी नहीं घटेगा, गलत, कापा घटेगा, क्योंकि कापा और कंसंट्रेशन का डायरेक्ट वेरिएशन होता है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कापा बढ़ेगा, लेकिन मोलर कनेक्टिविटी क्योंकि इनवर्स टू कंसंट्रेशन होती है ऐसे, इसलिए इसमें रिवर्स। आप देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने डाले हैं ताकि इस लाइन पे पॉलिशिंग की जा सके। सो इस पे आपको ध्यान लगाना होगा। एसर्शन सही है, रीजन गलत है, सी आंसर है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज ए स्लो इंक्रीज इन द मोलर कनेक्टिविटी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें स्पीड ऑफ आयंस जो है वो बढ़ते हैं, जिससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। तो ये बात जो कह रहा है वो सही है। और कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए NaCl, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए अलग होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनमें केटाइन और एनाइन की संख्या भी अलग है और चार्ज भी अलग है। सो ये दोनों बातें तो सही है, लेकिन इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है, सो बी आंसर है। बातें तो दोनों सही हैं, बट द क्वेश्चन इज क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि अ, कम स्लो राइज करती है, क्योंकि इनका ए अलग है? नो, वो इसलिए स्लो राइज करती है क्योंकि वहां स्पीड बढ़ती है। नेक्स्ट आ रहा है कंडक्टिविटी डिक्रीज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इंक्रीज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, गलत। जो कापा है, जो कापा है इसको ध्यान से समझो, ये कंडक्टिविटी है।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डाइल्यूशन के साथ कापा घटता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, मोलैरिटी बढ़ाने पे कापा बढ़ता है। इसमें स्ट्रांग और वीक का चक्कर नहीं है, ये बोथ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल बात है। सो कंडक्टिविटी कह रहा है घटती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की लेकिन बढ़ती है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की, गलत। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, यस वी नो दैट। सो डी आंसर है। कंडक्टिविटी ऑफ प्योरेस्ट वाटर इज गिवन टू यू, पापा गिवन है, रेजिस्टेंस आपको दे रखी है और आपको सेल कांस्टेंट दे रखा है। आपको रेजिस्टेंस की एक्टिव वैल्यू निकालनी है, आप ऐसे समझ सकते हो, एक्स निकालना है तो मतलब रेजिस्टेंस ही निकालना है आपको। सो कापा का फॉर्मूला होता है 1/R L/A। मन बनाओ, रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ये हो जाएगा कापा बाय L/A। कापा की वैल्यू है 5.5 10⁻⁻8। समझो रेजिस्टेंस निकालनी है, सेल कांस्टेंट गिवन है 0.2063। इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आ जाएगा। इन्होंने ये आंसर दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 6। ये क्वेश्चन मेरे पैकेज में भी दिया हुआ था, 3 कंपाउंड का लैम्डा नॉट आपको दिया हुआ है, चौथे का निकालना है। सो लैम्डा नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कहाँ से आएगा, हाइड्रोक्साइड कहाँ से आएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड से। सो अमोनियम क्लोराइड, सेम क्वेश्चन करा रखा है तो ज्यादा जोर नहीं लगा रहा। बेरियम हाइड्रोक्साइड को हाफ किया क्योंकि हाइड्रोक्साइड एक चाहिए था, बेरियम क्लोराइड को हाफ किया क्योंकि बाकी हाफ हो गए थे। 240 आंसर आ गया। सो यहाँ पे क्वेश्चन कंडक्टेंस के खत्म होते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछो, इंस्टीट्यूट आ जाओ, 2:30 से 3:30 मैं आपकी वेट कर रहा हूँ वहाँ पे।